प्रोफेसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो हम अपना जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें हम शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। तो बेटे देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि श्वसन होता क्या है। साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे श्वसन को, कि भाई सांस लेना। सांस लेने का सीधा सा मतलब ये है कि ऑक्सीजन अंदर ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। ये हमारा क्या होता है साधारण भाषा में, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब हुआ कि आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो श्वसन का मतलब क्या है, कोशिकाओं के अंदर जो हमारा भोजन है उसका ऑक्सीकरण। उसका ऑक्सीकरण यानी कि वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना ही हमारा जो है वो श्वसन है। इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब बेटा देखो, कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थल पे रहते हैं, कुछ एक कोशी है, कुछ बहुकोशी है। तो जो हमारे जल के अंदर जीव रहते हैं वो क्या ज्यादातर क्या होता है, गलफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे मछली। ठीक है, लेकिन उनकी क्या होती है, जो श्वसन दर होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन इनहेल यानी कि अंदर लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में, वो पानी में ऑक्सीजन कम होती है वायु की अपेक्षा। इसलिए जो वायु में सांस लेगा उसको आसानी रहेगी, और जो पानी में रहेगा उसको जो है वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सांस लेने के लिए या अपने भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, मनुष्य में जो होती है वो मनुष्य जो है वो समानता कितना लेता है, कितनी उसमें लेता है सांस, 12 से 18 सांस जो है प्रति मिनट लेता है। लेकिन मछलियों की और बड़े जीवों की ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? वो इसीलिए कि वो ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है पानी के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या है, जैसे केचुआ है, उसमें श्वसन कैसे होता है, उसमें तो कोई इतना बड़ा मैकेनिज्म डेवलप है नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी सांस, उसकी त्वचा से सांस लेता है। इसको हम कहते हैं त्वचीय श्वसन, यानी वो अपने त्वचा से जो है गैसों का विसरण करता है। लेकिन हमारा जो मनुष्य है उसके अंदर पूरी एक प्रक्रिया जो है वो पूरे डेवलप हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र बेटे क्या है, देखो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, कंठ, ये। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी श्वास नली, और श्वास नली फेफड़ों के अंदर जाके फिर दो हिस्सों में बंटती है, फिर पतले हिस्सों में बंटती है, और इसके ऊपर जो होती है वो रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स क्यों होते हैं, ये रिंग्स इसलिए होते हैं, जिसको हम श्वास नली कहते हैं। पहले यहाँ ये मोटी वाली जो है ये श्वास नली है, इसके ऊपर रिंग होते हैं, और ये अंदर जाके फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं श्वसनी। देखो, एक श्वसनी इसमें गई और एक श्वसनी इसमें गई, तो कितनी हो गई, दो श्वसनी। और जो श्वसनी में से भी निकलती है वो क्या कहलाती है, श्वासनिका। उसको क्या कहते हैं हम, श्वासनिका। अब इसके ऊपर जो ये रिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, जिससे जब वो सांस लेने के लिए जब हम सांस छोड़ते लेते हैं तो ये पिचकेगी, तो उस वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब पिचकी ना रह जाए, इसलिए जो है ये रिंग्स होते हैं इसके ऊपर। अब ये देख रहे हो बेटा तुमने, एक हमने नीली देखी है, एक जो है लाल बनाई है। ये जो लाल हमारी श्वसनिकाएं हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी क्या होती है, कूपिकाएं होती है। कूपिका मतलब एक बैग होता है, हवा भरी होती है उसके अंदर, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो इस कूपिका के कारण क्या होता है, इसका जो हमारा क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। वो हमारा क्या होता है, उसमें क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 80 वर्ग मीटर तक हो जाता है इन कूपिकाओं के कारण। जो ये पतली पतली है, इनके ऊपर थैले थैले की, ये देखो ऐसे अंगूर के गुच्छे की समान जो होती है रचनाएं होती है। ये हमारा है डायाफ्राम।
और इसके नीचे, दोनों फेफड़ों के नीचे जो होता है वो होता है डायाफ्राम, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। यानी कि ये हमारी श्वास नली है, ये दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में बटती है उसको कहते हैं श्वसनी, और अंदर जाके दो हिस्सों में बटती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो पतली पतली सिराएं होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, कोपिका है। कोपिका जो बैग होता है उसको क्या कहते हैं, कोपिका कोश। और ये जो लाल दिखा रहे हैं इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेटेड यानी कि ऑक्सीकृत खून है, और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तभी वो नीला दिखाया है हमने, ठीक है। तो अब बेटे ये जो है प्रोसेस क्या है इसका, पहले नसा द्वार जो हमारी ये नाक होती है, नाक के बाद क्या आता है, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है कंठ, कंठ के बाद आता है श्वास नली, श्वास नली के बाद ये जो दो हिस्से आए हैं, जब दो बटी वो कहलाती है श्वसनी, फिर जो बटी हिस्से वो कहलाती है श्वसनिका, और फिर ये हमारे दो फेफड़े होते हैं, हमारे ये दो फेफड़े होते हैं। जो हमारा ये दाया फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जो बाया होता है वो छोटा। इसमें 3 लोब होते हैं, दाएं में और बाएं में 2 लोब, 2 हिस्से होते हैं। फिर आती है कूपिका कोश, और फिर ये रुधिर वाही, रुधिर वाहियां। तो हमारा क्या होता है, इसी के थ्रू जो है हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, और उसी से हमारी ऑक्सीजन बाहर आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो है ऑक्सीजन ले तो गई, लेकिन खून में कैसे मिला, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकली। तो उसके लिए बेटा देखो, पहला स्टेप ये होता है, वायु जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आती है, कूपिका में, यहाँ आ गई कूपिका में। अब जब कूपिका तक तो पहुंच गई, कहां से आई, कंठ, कंठ से होती हुई फिर जो है ये कूपिकाओं में पहुंची। अब कूपिकाओं से क्या होता है, रक्त वाहिनी में पहुंचती है, कहा में, जो उसके ऊपर रक्त वाहिनी है उसमें पहुंचती है। फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होता है, धमनी द्वारा कहा ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाया जाता है, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। और फिर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है, कहा, ऊतक में ही होता है। अब यहां तक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यानी ऑक्सीजन हमने ली और वो जो है ऑक्सीजन तक पहुंची और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना दी, तुम्हें मैं रिएक्शन बताया था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कैसी है जो ऊतक में, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा रक्त वाहिनी वाहिका में पहुंचती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में मिल जाती है, और फिर जो है रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में, कूपिका से फिर क्या जाता है, कूपिका कोश में विसरण द्वारा, और फिर नसा द्वार द्वारा बाहर चली जाता है। तो हमारा क्या प्रोसेस होता है, फिर तो समझ लो एक बार, ऑक्सीजन हमारी ऐसे आई, फिर यहां से ये आई इसमें, और इनमें सब में चली गई। अब ये जो कोने में जो बैग है, इनके ऊपर पतली पतली हमारी जो है वो रक्त वाहिनियां होती है। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर हो गई, रक्त वाहिनियां ऊपर है, तो विसरण के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पहुंच जाएगी, रक्त वाहिनी में, और रक्त वाहिनी के अंदर क्या है, हमारा रक्त है, तो वो रक्त में ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया HbO2, और ये HbO2 धमनी के साथ पहुंच के क्या ग्लूकोज तक पहुंचता है ऊतक में, और वहां पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कहा होगा लाल वाली, जो हम लाल दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें जहां पे ऑक्सीनेटेड यानी ऑक्सीकृत खून है, वहां पे तो ये लाल दिखाई देंगी। और अब क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगी, अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊतक में है वो क्या आएगा, विसरण के द्वारा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें पहुंच जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से जो होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो रक्त वाहिनी की कूपिकाओं में पहुंचेगी, और कूपिका से फिर उसी रास्ते से होती हुई जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है। देखो, एक बार हम सांस अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन हमने अंदर ली, इसको कहते हैं अंतः श्वसन या इनहेलेशन, इसको हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन। और एक बार हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं निःश्वसन या एक्सहेलेशन।
अब अंतःश्वसन क्या होता है? इसमें वक्ष फैलती है। देखो, अगर ऐसे देखो तो बेटे ना, ये जो हमारा ये तुम्हारा डायाफ्राम है, ये क्या करता है, ये जैसे ही फैलता है, फैलने से क्या होगा, ये जगह जो है ऐसे हो जाएगी। देखो डायाफ्राम जो है ऊपर की तरफ होता है थोड़ा सा उठा हुआ, ये जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, इसके अंदर जो फेफड़ा है हमारे अंदर, इसके अंदर क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसका आयतन बढ़ने से इसका दाब कम हो जाता है, तो बाहर की जो हमारी ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है। और कि ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। फेफड़े में ये हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, दोनों फेफड़ों से मिला हुआ होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही डायाफ्राम नीचे को आया तो देखो इसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो इसके अंदर दाब कम आ जाएगा, तो बाहर से श्वास नली में से क्या होगा, वायु अंदर आ जाएगी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। फिर ये इसी के द्वारा हमारे ऊतकों तक पहुंच जाती है। और जब हमारा ये डायाफ्राम फैल जाता है तो क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब देखो बेटे, इसके लिए हम प्रयोग दिखा रहे हैं, क्या है, फेफड़े का मॉडल है। ये जो अंदर गुब्बारा है ये क्या है, फेफड़ा, और ये जो है हमारा अस्थि पिंजर है, यानी कि पसलियां, ठीक है। अब इससे हवा अंदर जाती कैसे है, देखो बेटा ये डायाफ्राम है, जब हम डायाफ्राम को खींचते हैं देखो गुब्बारा फूल रहा है, पिचक रहा है, गुब्बारा फूल रहा है, पिचक रहा है। जब ये डायाफ्राम जो है खींचता है तो क्या होता है, इसके अंदर का आयतन बढ़ जाता है, तो बाहर की हवा जो है अंदर आ जाती है, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। और जैसे ही हमारा ये जो डायाफ्राम है अपनी पुरानी जगह पे जाता है, आयतन कम हो जाता है, तो फिर गैस जो है बाहर से निकल जाती है। देखो हो रहा है, फूल रहा है, देखो फूल गया, फिर पिचक गया, फूल गया, पिचक गया। जैसे ही हम डायाफ्राम नीचे को आता है, आयतन बढ़ जाता है, ऊपर की हवा अंदर आ जाती है और ये फेफड़ों में भर जाती है। और जैसे ही हमारा डायाफ्राम वापस अपनी जगह जाता है, जो इसका आयतन है कम हो जाता है, फिर हवा हमारी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। हमारे जो दोनों फेफड़े होते हैं ये क्या था, पसलियों से घिरे हुए होते हैं, और इनके ऊपर जो है प्लूरा होती है, एक झिल्ली चढ़ी हुई थी जिसको हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा में क्या होता है, लसलसा पदार्थ निकलता रहता है जो इसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो ये काय से घिरी रहती है, पसलियों से। क्यों, क्योंकि ये तो सॉफ्ट चीज है, कोमल चीज है, इसको सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको कोई चीज झटके से या किसी वजह से बचा सके, तो वो क्या होता है, पसलियां, चारों ओर से पसली। जो अंदर हम लेते हैं वो उसे कहते हैं अंतःश्वसन, और जो बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है, वक्ष गुहा फैलती है, जैसे ही ये डायाफ्राम हुआ ये ऐसे फैलेगी। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियों से जो हमारी संलग्न कोशिकाएं वो सिकुड़ जाती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है, वही हमने जैसे अभी दिखाया आपको। निःश्वसन में क्या होता है, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, फिर अपने वापस आ गई। पसलियों की पेशियां होती है, मांसपेशियां जो होती है वो अपनी जगह फिर आ गई, शिथिल हो जाती है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और गुहा से वायु का दाब बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हमारा जो है पूरा मानव श्वसन है, ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो बेटा। अच्छा बेटा देखो, बस ये बात ध्यान रखने की है, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो बायां होता है वो छोटा होता है। इसमें 3 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। और जो इन कूपिकाओं की वजह से क्या होता है, कूपिका कोश जो की वजह से इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, इसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। और वो कितना बढ़ जाता है, 80 वर्ग मीटर तक बढ़ जाता है इन कूपिका कोशों के कारण, जो उसके ऊपर छोटे छोटे थैले से और आ जाते हैं, देखो ये अंगूर की रचना जैसे, ठीक है बेटा। तो ये चीजें ध्यान रखने की होता है।